प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस एग्जामिनेशंस के हों, आप उसका एनालिसिस करिए और उसमें से ढूंढिए कि एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस कौन से हैं। मतलब जब मैं प्रिपरेशन फेज में थी तब मेरा नियम था, मतलब मेरा रूल था, 4 बजे उठ जाती थी मैं। एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं मिल सकती। उसका आंसर है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन हमें कभी नहीं मिल सकता। मैं अगर कल डीसीबी बन जाऊंगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विस में ही जाओ। आजकल यूट्यूब ने सिविल सर्विस को इतना फेमस कर दिया है कि हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा सिविल सर्विस में ही जाए, जो कि गलत है। अगर बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चे का मन है, तो ही वो सिविल सर्विस में जाए। आपको सब लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? अगर मैं ये बोलूँ सिस्टम है भाई। तो फिर 4-5 लोग ने आके मुझे घेरा, उन्होंने कहा ये फॉर्म फिल करिए। उन पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो घर से कहीं शहर में उनको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं या फिर उनका हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो मैम का जो सिलेक्शन 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है, तो कैसे मैम ने तैयारी की, साथ ही साथ बताना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने इसके साथ में ही तैयारी करके नायब तहसीलदार का पद हासिल किया है। तो मैम से जानेंगे इस जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है प्राची चौबे और सिलेक्शन होने से पहले आप सभी को पता है, जैसे कि इन्होंने भी अभी बताया, कि मैं ऑलरेडी यहाँ एमपीपीएससी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँगी तो मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है 12th के बाद डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया था, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस को ऑप्ट किया था और उसमें मैंने लगातार 3 साल टॉप किया था। उसके बाद मैंने अपना पीजी हिस्ट्री से किया था फ्रॉम डीएवीवी यूनिवर्सिटी और डीएवीवी यूनिवर्सिटी में पीजी करते दौरान ही 2019 के बाद मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी। मैम, आप जो शिक्षिका हैं उसमें काफ़ी फेमस हैं, तो ये कब से आपने स्टार्ट किया था पढ़ाने का? बिल्कुल, ये क्वेश्चन मुझसे कई सारे जो लोग हैं वो पूछते हैं कि आपके मन में आखिरकार पढ़ाने की भावना कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से ही, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे एक ही चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट आता था, वो है बच्चों को पढ़ाना। मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाती थी, स्कूल में भी काफ़ी सारे लोगों को पढ़ाया करती थी। जब मैं कॉलेज में आई तो 3 साल मैं अपने कॉलेज की सीआर रही थी, दैट इज़ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तब भी लोगों की अच्छी रिमांड ले लिया करती थी, पढ़ा लिया करती थी उनको। और उसके बाद क्योंकि लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाना मेरा एक पैशन बन गया था। देन 12th के बाद मैंने खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मेरे घर में ओपन की थी, जिसमें मैं 9th और 10th के बच्चों को साइंस एंड मैथ्स पढ़ाया करती थी। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते, उनसे काफ़ी सारी चीज़ों को सीखते सीखते पढ़ाना एक तरीके से पैशन बन गया। फिर जब मैं एमपीपीएससी में आई तो मैंने सोचा कि इस पैशन को छोड़ना बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसान काम करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो काम क्यों करेगा। तो फिर मैं पीएससी की जब मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने सोचा कि अब बारी है पीएससी के बच्चों को पढ़ाने की, और तब से फिर मैंने पीएससी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर। मैम, आप इंदौर के बारे में बताइए, इंदौर कब आना हुआ आपका? बिल्कुल, एक्चुअली 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करनी है, पीजी करनी है और उसके बाद पीएचडी करनी है। बट क्योंकि पीएचडी में बहुत समय लगता, जैसा कि आप सभी को पता है, उसमें रिसर्च करनी होती है, समय बहुत लगता। तो मेरे फादर का कहना था कि पहले आप जॉब हाथ में ले लो, फिर पीएचडी करते रहना, एक सब्जेक्ट से नहीं 10 सब्जेक्ट से कर लेना। तो मैंने सोचा ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे पीएससी की तरफ मूव कर गई और 2019 के एंड में मैं यहाँ इंदौर आई थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं 4 महीने इंदौर में रही और लॉकडाउन लग गया। फिर मैं घर गई और तभी 2020 का प्रीलिम्स आया। फिर मैंने घर में ही, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब घर में ही वहाँ पे प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया। मार्क्स अच्छे खासे आ गए, मुझे लगा एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा।
देन उसके बाद लॉकडाउन ओपन हुआ, और ओपन जब तक हुआ तो बहुत टाइम लग गया था, तो मैंने मेंस की भी जो मेरी प्रिपरेशन थी वो लॉकडाउन में घर में ही कर ली। बहुत ही कम टाइम इंदौर में रही, फिर लॉकडाउन ओपन हुआ तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई और फिर मैंने यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट। आपका मतलब रुझान इसी तरफ गया कि मुझे एमपीपीएससी करना, और भी तो कोई सही, मतलब आप टीचर हैं ऑलरेडी, लेकिन बट और भी उसमें भी कुछ हो सकता था ना कि मैं टीचर के लेवल से ही और कुछ अच्छा अपना प्लेटफॉर्म बना सकती हूँ। बिल्कुल आपने ये बात सही बोली, क्योंकि मुझे लगता है टीचर हर कोई नहीं बन सकता, बिकॉज टीचिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट जो सबके पास नहीं है। क्योंकि कई सारे लोग नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास नॉलेज है, बट पढ़ाने की कला सब में नहीं होती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस फील्ड में भी जा सकती थी। यही कारण है कि मैंने स्टार्टिंग से डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलूं। मतलब मुझे पढ़ाना भी नहीं छोड़ना है और मुझे जॉब भी करनी है, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि एक गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई भी पर्सन अगर डेडिकेटेड है, अगर मेरा सच में ही पैशन है, तो मैं 1 घंटा तो निकाल ही सकती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने अभी भी यही डिसाइड किया है कि जॉब में आने के बाद भी इस फील्ड को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ और इस फील्ड को कंटिन्यू करूँगी। एनी हाउ मुझे लगता है कि मुझे हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चों के लिए, क्योंकि जॉब के साथ आप समझ रहे होगे मैं अलग से टाइम निकालूंगी बच्चों के लिए। बट स्टिल मैंने ये डिसाइड किया है कि जॉब करते करते मैं टीचिंग को तो नहीं छोड़ूंगी और टीचिंग करती रहूंगी। मैम अब थोड़ा सा मैं जो पीएससी का प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इसके बारे में शॉर्ट मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ाते थे, इधर भी आपको टाइम देना पड़ता था और इधर भी, मतलब कैसे बैलेंस किया आपने और कैसे तैयारी करी? बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी काफ़ी सारे बच्चे भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जॉब में रहते रहते प्रिपरेशन हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकती है। उसका कारण है मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी इंटरव्यू दे दिया, मेंस भी दे दिया, तो हो सकती है। बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं की पॉइंट्स कुछ बताना चाहूँगी। वो की पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, क्योंकि मार्केट में कितने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं खुद जब शॉप पे जाती थी किसी भी पर्टिकुलर बुक को लेने, तो जो शॉपकीपर है उसकी 10 बुक्स दे देता था। तो बच्चा वहीं कंफ्यूज्ड, मैं कैसे कौन सी बुक लूँगा, है ना, या लूँगी। तो सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टिक टू द सिलेबस। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू डाइवर्ट योर माइंड टू द अदर फील्ड और अदर टॉपिक्स। जो भी सिलेबस में दिया है आप उस पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है। देन थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस एग्जामिनेशंस के हों, आप उसका एनालिसिस करिए और उसमें से ढूंढिए कि एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस कौन से हैं। मतलब हर बार एमपीपीएससी कहीं ना कहीं से तो हर बार क्वेश्चंस पूछता ही है ना। जैसे मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगी, बच्चों को हर बार कहती हूँ स्पोर्ट्स छोड़ के मत जाना, आर्टिकल्स छोड़ के मत जाना, अमेंडमेंट छोड़ के मत जाना। ये छोड़ दिए तो तुम बाकी बच्चों से पीछे हो जाओगे। क्योंकि मैं बच्चों को ये भी कहती हूँ जो सब सही कर रहे हैं वो तुम्हें गलत नहीं करना है, क्योंकि तुमने अगर वो गलत कर दिया तो तुम पीछे हो गए। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में और मेंस में ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली आपको जो एमसीक्यू होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। सो दिस इज़ अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस। आपने टीचिंग के साथ में प्रिपरेशन किया, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट, कितना बेनिफिट मिला, थोड़ा सा वो बताइए मुझे आप। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक टीचर का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, तो क्या होता है टीचर उसी में, मतलब पढ़ाते पढ़ाते टीचर की उसी में मास्टरी हो जाती है, वो उसी का मास्टर बन जाता है। बट एमपीपीएससी में तो आपके 6 पेपर हैं, मतलब आपको सारा पढ़ना है। तो कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी अदर पर्सन हो, अगर उसने डिसाइड किया है कि उसको एग्ज़ाम निकालना है तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके अलावा भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं पढ़ाने के बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देती थी, उनको पढ़ती थी, प्रैक्टिस करती थी और साथ में बच्चों को भी क्वेश्चंस देती थी। तो जो बच्चे आंसर लिख के लाते थे तो उसमें से स्मार्ट बच्चे भी रहते थे। मतलब मैं कहूँगी पीएससी के बच्चे बहुत ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट रहते हैं। जब बच्चों को मैं पढ़ाती थी क्लास में तो एक से एक डाउट निकल के आते थे।
उनको सेटिस्फाई करना भी एक टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। और उसके बाद बच्चों की क्यूरियोसिटी लेवल का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब अजीब अजीब से भी क्वेश्चंस पूछते थे। बट और जितनी भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पढ़ा है वो सब जानती कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी। मतलब मैं क्लास में आती थी तो बच्चे बोल देते प्राची मैम आ रही है तो बिल्कुल शांत बैठ जाना है। तो बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था मुझे, किस तरीके से वो लिख रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने करंट को ऐड करके किस तरीके से नए आंसर को उन्होंने फ्रेम किया हुआ है, और बच्चों का क्या एटीट्यूड रहता है। कई सारे बच्चों से सीखने मिलता है कि काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आने के बाद भी दे आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ। तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स का एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीखने को मिलती थी और ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं भी वो बच्चों के फेज़ में अपनी लाइफ को जी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपका जो शेड्यूल है पर डे का कैसे रहता था, क्योंकि आपको क्लासेस भी बच्चों को पढ़ाना भी है, साथ में आपको इतना समय भी देना है कि आपको खुद को तैयारी करना है, तो कैसे क्या शेड्यूल था आपका? देखिए, मैं अगर अपने स्पेसिफिक शेड्यूल की बात करूँगी तो जब मैं प्रिपरेशन फेस में थी तब मेरा नियम था, मतलब मेरा रूल था, 4 बजे उठ जाती थी मैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे अब लगेगा कि मैम फेकोलॉजी कर रही हैं और खुद पढ़ाते टाइम कहती बच्चों से फेकोलॉजी नहीं करना है, बट मैं जेन्युइनली स्पीक कर रही हूँ। जहाँ पे भी मैं रहती थी, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे फ्रेंड्स, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं 4 बजे प्राची उठ जाती थी, मतलब एनी हाउ उठ जाती थी। रात में भी मेरे सोने का फिक्स नहीं रहता था, बिकॉज प्रीलिम्स निकालने के बाद ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है। अब पहला मेन से निकालना ही है, भले ही 2 घंटे कम सोएंगे, एक खाना कम खा लेंगे, कुछ कम कर लेंगे, बट कहीं घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम निकालनी है, तो ऑटोमेटिक मेरी नींद खुल जाती थी। दिन सुबह से लेकर जितना भी, मतलब मैं बेसिकली बिलीव करती हूँ मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग स्टडी में। तो मॉर्निंग में मैं स्टडी करती थी, देन बच्चों को पढ़ा के आती थी, देन उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेके ब्रेकफास्ट तो पहले करके जाती थी, लंच वगैरह लेके सो जाती थी। मतलब ये सबको पता है कि दिन में मैं बिना सोए नहीं रह सकती हूँ, दिन में मैं सोती ही हूँ, 1 या 2 घंटे सोती हूँ। देन उस उठने के बाद अगेन मैं अपना पढ़ने बैठ जाती थी, और जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना है उसका टाइम टेबल एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता था। मतलब कि मेरे स्टडी टेबल के सामने एक टाइम टेबल लगा रहता था कि 3 दिन में ये टॉपिक ख़त्म करना है, या ये पेपर ख़त्म करना है, 3 दिन में इस पेपर को ख़त्म करना है, क्योंकि 3 दिन बाद मेरा टेस्ट भी हुआ करता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मतलब टेस्ट भी मैं कंटिन्यूअसली देती रहती थी। फिर रात में अगले दिन बच्चों को क्या पढ़ाना है एक बार देख लिया, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ते रह रहे हैं, तो कुछ आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है उसमें, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ऊपर से पढ़ा है तो बात अलग है, बट क्या है, मैंने थोड़े डीप में स्टडी की थी, और जो सब्जेक्ट मैं बच्चों को पढ़ाती थी उसमें मैं पहले से ही पढ़ चुकी थी। तो बस उसका रिवीजन कर लिया, कल बच्चों को क्या पढ़ाना है, एक आध जोक कल क्या बच्चों के लिए देना है, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 घंटा बच्चा बैठे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसको एंटरटेन भी करना पड़ता है, ये टीचर को आना चाहिए। अभी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो चाहिए, एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए, जब जाके वो इतना टाइम देंगे, नहीं तो वो बैठ ही नहीं पाएंगे वो। बिल्कुल, मैंने नोटिस किया है कि अगर यूट्यूब पे मेरी क्लासेस पढ़ाई वाली आती हैं तो उसमें ज़्यादा बच्चे लाइव नहीं आते, बट अगर प्राची मैम की मन की बात आएगी तो इतने बच्चे लाइव आ जाएंगे। मतलब बच्चों को आज एंटरटेनमेंट ही चाहिए है, मतलब आज वो बिलीव करते हैं बेसिकली इन्फोटेनमेंट में, मतलब इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो ये आपका पहले से प्लानिंग रहता था मैम कि आज ऐसा ऐसा करना है, ऐसा कुछ प्लानिंग रहता है? क्योंकि जैसे जो टीचर का रहता है ना, हर टीचर का बोल रहा हूँ मैं, किसी का भी क्या प्लानिंग रहता है, कैसे प्लानिंग करते हैं वो कि हाँ कल मुझे, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस में उनको लेक्चर देना है, हर क्लास का ध्यान रखना है कि इस क्लास में मुझे ये लेक्चर लेना है, तो ऐसी कोई प्लानिंग रहती है क्या पहले से? मुझे लगता है जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो तो प्लान करके जाते हैं, जैसे मैं पूरा पढ़ के जाती थी, और इस टॉपिक से अगर कुछ हंसी मजाक वाली बात निकलेगी तो मैं वो भी देख लेती थी, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा शिक्षक तो पूरी चीज़ों को पढ़ के और प्रिपेयर करके ही जाता था, मैं तो हमेशा पढ़ के और प्रिपेयर करके ही जाती थी। जैसे आपने एक बीच में अभी बोला था, टाइम टेबल का बोला था, कई सारे बना लेते हैं, आपने भी बनाया, तो क्या वो फॉलो हो पा रहा था या फिर बस लगा था ऐसे? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। जैसे मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी एग्ज़ाम को लेके, तो मैंने फॉलो किया था। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस थी, मैं बचपन से ही अपने जितने भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हूँ
चाहे वो कॉलेज में हो, 12th में हो, 10th में हो। मतलब मेरे 10th में भी मैं आपको बताऊं मेरे 9.8 CGPA रहे हैं, तब भी मैं अच्छी बच्ची रही थी। 12th में भी मेरे 88% रहे थे, तब मुझे जॉन्डिस हो गया था। तो तब भी मैं फॉलो करती थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ अलग से एफर्ट्स यहाँ डाले हैं टाइम टेबल फॉलो करने के लिए। पर पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिपेंड करता है। सिलेक्शन हो गया है नायब तहसीलदार के पद पे, जी। तो अभी आप इसको और भी ऊपर जाना चाहेंगे या इसी में सेटिस्फाई रहेंगे आप? देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं मिल सकती। उसका आंसर है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन हमें कभी नहीं मिल सकता। मैं अगर कल DCB बन जाऊंगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जो आज IAS बने हैं वो किसी और चीज़ के लिए ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं बिजनेस में ज़्यादा पैसे हैं, तो लोगों का माइंड वहाँ जाता है कि हम नौकरी में क्या कर रहे हैं, कि इनके नीचे काम कर रहे हैं, इससे अच्छा हम बिजनेस करते हैं, खुद के मालिक रहेंगे। उधर दिमाग नहीं जाता तो पॉलिटिक्स में दिमाग जाता है आधे लोगों का। पॉलिटिक्स में रियल पावर है, वहाँ जाएंगे। तो सेटिस्फैक्शन इंसान को कहीं नहीं मिलता। आप एक रेस्टोरेंट जाओगे, खाना खाओगे, नहीं उधर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, मीन्स आप पूरी ज़िंदगी कंपैरिजन में अपने आप को सेटिस्फाई करने में निकाल देते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे कैसे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? तो आई विल ट्राई, मैं आगे जाने की भी कोशिश करूँगी और करती रहूँगी कोशिश। आपने बताया मुझे कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल। तो मैं भी पॉसिबल ऐसा हुआ कि उन्होंने मतलब जो ऑफिसर लोग रहते हैं, ऊपर वाले रहते हैं कि नहीं आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जो मैं जॉब कर रही हूँ उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, है ना। मैंने सोचा है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि दो नाव पे पैर रखते तो गिर जाएंगे। अब काम तो मैं भी वही कर रही हूँ, मतलब कि ये मुझे जॉब भी करनी है, साथ में पढ़ाना भी है, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ 1 घंटा देती हूँ, वैसे मैं 1 घंटा रोज़ नहीं तो हफ्ते में दे सकती हूँ। कहीं ना कहीं तरीके से 1 घंटा मैं घूमने जा सकती हूँ, तो वो घूमने की जगह मैं घूमने ना जाकर यहाँ 1 घंटे दे दूँ। कहीं मुझे फैमिली फंक्शन में जाना है तो थोड़ा बहुत मैं उसको अवॉइड करके बच्चों के लिए 1 घंटे दे दूँ। तो मुझे लगता है कि टाइम जो है वो किसी के पास होता नहीं है, टाइम को निकाला जाता है। और अगर आप अपनी पैशनेट चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी। यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से लाखों बच्चों से जुड़े हुए हैं, जी। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छे से मेहनत करता है, कोई स्टूडेंट, आप भी अच्छे से मेहनत करते हैं, आप भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो अपने आप को गिव अप कर देते हैं। ओके। तो उनको कैसे मैनेज करें? देखिए, एक एम ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि जीत को जुनून की ज़रूरत होती है ना। मतलब अगर आपके अंदर जुनून है तो आप एक बार नहीं 2 बार भी फेल होगे ना, तो भी अगर आपके अंदर जुनून है तो आप अपने एम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करोगे। बट कभी कभी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो भाई। आप अपने फादर मदर से बात कर लो, जिससे भी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। फ्रेंड से बात कर लो, उससे अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। आपको लगता है आपका टीचर बहुत अच्छा है तो आप अपने टीचर्स से फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है आप अकेले मत रहो उस टाइम पे, लोगों से जुड़े रहो। उससे ये होता है आप लोगों से जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीज़ें जो हैं उससे आपका मन जो है ना वो घुला मिला रहेगा। मैं एक और चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आइडेंटिफाई योर स्किल्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विस में ही जाओ। आजकल यूट्यूब ने सिविल सर्विस को इतना फेमस कर दिया है कि हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा सिविल सर्विस में ही जाए, जो कि गलत है। अगर बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चे का मन है, तो ही वो सिविल सर्विस में जाए। अगर उसको बिजनेस करना है तो वो वहाँ जाए, उसको डांसर बनना है तो वो वहाँ जाए, सिंगर बनना है तो वहाँ जाए। आजकल तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कितने सारे डायमेंशन हमारे सामने ओपन हो गए। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि प्राची को पैसे अर्न करने के लिए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी नहीं है। तो कितना बड़ा वो भरोसा करते थे कि अगर इसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं भी निकाला तो भी ये पैसे अर्न करेगी, क्योंकि उसके पास अदर स्किल्स हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी बच्चों में अदर स्किल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिससे बच्चे डीमोटिवेट ना हो कि ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो हम दूसरी चीज़ भी तो कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं बिलीव करती हूँ। कई सारे बच्चे जो फाइनेंशियली रूप से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंदौर आना या फिर कोई भी कोर्स परचेज करना, तो वो कैसे पढ़ाई करें?
मुझे लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगी, ऑफलाइन क्लासेस में फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, लाखों जो से। हाँ वो बहुत ज़्यादा है जो कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों की जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी आप ऑनलाइन मोड पे जा सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन की फ़ीस बहुत कम होती है और यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स फ्री में भी अवेलेबल हैं। फ्री में भी अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हो और बुक्स जो हैं आप उससे भी पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी मीन्स मैं ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगी सेल्फ स्टडी के ऊपर। सेल्फ स्टडी आप करोगे, सेल्फ स्टडी से अच्छी स्टडी कोई है ही नहीं देखा जाए तो। हाँ, तो बेसिकली वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे जा सकते हैं, यूट्यूब इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इंदौर की आपकी लाइफ कैसी रही? कब से आप इंदौर में आए, देन यहाँ पर कैसा आपका जर्नी रहा इंदौर का? इंदौर में मैंने जैसा कि आपको बताया 2019 के बाद मैं इंदौर में आई थी। यहाँ ज़्यादा मैं घूमी फिरी नहीं हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोला करते थे यहाँ चलने के लिए, वहाँ चलने के लिए, बट बहुत ही रेयर है। मैं इंदौर में जितने टाइम रही हूँ मैं कहीं पे भी गई हूँ। हालांकि अभी सिलेक्शन के बाद 2-3 जगह घूमने लगी हूँ, तो वो भी मेरे जो PW में मेरी जो फैकल्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ले जाते रहते, मैम चलिए करके। तो फिर मुझे भी लगता है अब एग्ज़ाम हो गया है, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, तो जाने लगी हूँ। बाकी यहाँ लाइफ मेरी बहुत ही सिंपल रही है, ज़्यादा कुछ एडवेंचरस या एंटरटेनमेंट वाला वर्क मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है और थोड़ा बच्चों को पढ़ाती रहती थी, तो उसी से मेरा टाइम जो है वो निकल जाता था। एक मेरा एक क्वेश्चन है जो भी मुझे लगता है व्यूवर्स को भी पसंद आएगा, ये आपको सब लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? अब मैं ये मतलब तो जितने सोशल मीडिया पे देखो, यूट्यूब पे देखो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब अगर मैं ये बोलूँ सिस्टम है भाई थोड़ा गलत हो जाएगा। हो सकता है कि एक्चुअली मुझे बच्चे क्या है सिलेक्ट होने के पहले से भी जानते हैं, है ना, तो उसका कारण है मेरी टीचिंग। हो सकता है बच्चों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों से हमेशा मैं पोलाइट वे में मैंने हमेशा इंटरेक्ट किया है, हमेशा कोशिश करती हूँ मैं उनकी प्रॉब्लम्स को जानूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी बच्चे ने मुझसे कोई हेल्प मांगी है और मैंने ना की हो। मैं भले लेट रिप्लाई करती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है। मैंने एक टॉपर से पहले भी पूछा था, एक बार और आपसे रिपीट करना चाहूँगा। आपने भोलाराम पर और भौरकुआ पर इतने समय आप 3 से 4 साल रहे हैं, यहाँ पर शाम को निकलते आप कभी गए भी होंगे, बहुत बार जाते हो, क्योंकि हर ऐसा कोई स्टूडेंट या कोई टीचर नहीं रहा होगा जो भौरकुआ से होके ना निकले। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? भंवरकुआ और भोलाराम पे तो जैसे कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। और मैंने तो यही देखा है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ वहाँ खड़े हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई पोहा खा रहा है, और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं ना। 100% में से 10% बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। उन 10% में से भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स पे लोग जो हैं उन, जैसे कि इस बार कितनी कम सीट्स, अभी लगभग 220 सीट्स के आसपास रिज़ल्ट आया है। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, देन उसमें से 1000 बच्चे जो हैं मेंस देते हैं, फिर कुछ 3 डिजिट नंबर में कुछ बच्चे इंटरव्यू देते हैं, और फिर उसमें से भी आप देखो कितने कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो भोलाराम और ये जो मार्ग वाली बात है, वैसे तो मतलब मुझे बहुत हंसी आती है। ये जो मतलब भोलाराम में मैं आपको बुलबुले क्या गलियां एग्जैक्टली मतलब मैं इंदौर में रही हूँ, मैं आपको बताऊँ मैं भोलाराम ही हार्डली 2 या 3 बार गई हूँ। अच्छा। मैं गई ही नहीं हूँ बिकॉज वहाँ इतना ज़्यादा गए तो हैं आप। मैं गई हूँ, मैं कम ज़्यादा जगह जाती इसलिए नहीं हूँ, उसका कारण है बच्चे ना पकड़ लें। एक्चुअली मैं इंसिडेंट्स बता देती हूँ। एक बार क्लास में क्या हुआ था कि एक बच्चा मुझसे कहता है, मैम कल मैंने आपको देखा था फुल्की खा रही थी। तो मैंने बच्चे से कहा, मैम एलियन है जो फुल्की नहीं खाएंगी, या मैम एलियन है कि चाय नहीं पिएंगी। मतलब अगर कहीं देख लिया मैम को तो क्लास में बोलना ज़रूरी है। तो ये कारण है कि मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ। अगर किसी को मिलना भी होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ कि कहीं दूसरी जगह जाऊँ। लाइफ में जो प्लान भी रहता है ये होना कंपलसरी है क्या आपके, मतलब पर्सनली अगर देखा जाए? क्योंकि अगर प्लान भी हुआ तो हो सकता मे भी डाइवर्ट हो सकते हम, तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लान भी बिल्कुल हो सकता है और लोगों का होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको नहीं पता वो सिलेक्ट होंगे या नहीं। मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने अपना प्लान भी ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था। एक तो मेरा टीचिंग था,
और थर्ड मैंने प्लान सी भी डिसाइड कर रखा था, कुकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। इंस्टाग्राम पे मैंने पेज वेज भी बना रखा था। लॉकडाउन के टाइम बहुत कुकिंग भी किया करती थी मैंने सोचा था खुद का एक रेस्टोरेंट वगैरह बहुत शानदार सा बढ़िया सा ओपन करूँगी। तो मैंने प्लान सी भी डिसाइड कर लिया था, बट हालांकि प्लान ए सक्सेसफुल हो गया, लेकिन प्लान बी और प्लान सी को कोशिश करूँगी कि उसमें भी कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो मुझे लगता है प्लान बी होना अगर आप रख रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट है, कई सारे स्टूडेंट जो IIT NIT वगैरह से करते हैं, मतलब टॉपर्स रहते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट रहता है, क्या वो भी तैयारी कर सकता है या नहीं? देखिए, मतलब कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बेसिकली आपसे मांगता है कि आपकी 21 ईयर्स की एज कंप्लीट हो। तो तैयारी तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे कि आपने बोला टॉपर्स मैक्सिमम NIT और IIT से रहते हैं, तो ये बात इसलिए भी सच है कि उनकी थोड़ी सी जो वैल्यू एडिशन है पढ़ाई को लेके, उनके IQ लेवल को लेके, वो पहले से ही एनहेंस हो चुकी है। आप इस बार भी देखोगे तो साइंस का पेपर काफ़ी टफ आ रहा है, तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है ना। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो आज सिविल सर्विस की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती जा रही है। तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से पॉलिश करना पड़ेगा। मतलब कि उसी हिसाब से आप जब अगर क्वेश्चन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आ रहा है तो उस हिसाब से आप पॉलिश करो। जितना रगड़ना पड़ रहा है उतना रगड़ो, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, और कंपटीशन आपका टॉपर से होने वाला जो ऑलरेडी कॉलेजेस में टॉपर रहे हैं, IIT से पढ़े हैं, NIT से पढ़े हैं, और अगर आप कहीं रूरल बैकग्राउंड से हो तो आपको पर्सनालिटी में भी चेंज लाना पड़ेगा, बोलना भी सीखना पड़ेगा। कई सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, हालांकि कई सारे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी, रूरल बैकग्राउंड से होने के बाद भी बोलते बहुत अच्छे से हैं। तो उनको मेरे हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हर डायमेंशन, हर लेवल में पॉलिश करना पड़ेगा। बाकी लोगों से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उन्हें लगता है तो मुझे लगता है कि टॉपर बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। कई सारे लोग हुए भी हैं। हालांकि जो रूरल बैकग्राउंड से कई सारे लोग रहते हैं वो बचपन से ही बाहर पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि उतनी फैसिलिटीज़ गांव वगैरह में नहीं मिल पाती हैं। तो पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को हर तरीके से, अगर आप अपने आप को टॉप लेवल में देखना चाहते हो, टॉप रैंकर्स में देखना चाहते हो। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनको एक बड़ा मिथ है मीडियम को लेकर, हिंदी इंग्लिश मीडियम, कि यार इंग्लिश मीडियम वाले तो ब्रिलियंट होते हैं। ये मिथ है ना, मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा गिव अप कर देता है कि नहीं। UPSC में देख लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का जो रेशो है हिंदी मीडियम की कंपेयर में ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है UPSC में तो थोड़ा, हाँ मैं बोलूँगी कि सक्सेस रेट इंग्लिश मीडियम वालों का थोड़ा ज़्यादा है, हिंदी मीडियम वालों का कम है। बट MPPSC की अगर मैं बात करूँगी तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का ही जो सक्सेस रेशियो है वो दोनों का ही बराबर है। ना हिंदी मीडियम वालों को चिंता करने की ज़रूरत है, ना इंग्लिश। बी कॉन्फिडेंट, आप अपने उस पर कॉन्फिडेंट रहिए कि भाई आखिरकार आपका मीडियम क्या है, और उस हिसाब से आप आंसर करिए, है ना। 9 जून, आई थिंक 9 जून को रिजल्ट आया था। जी बिल्कुल। उसके पहले जो एस्पिरेंट थे, जो आज DC बन गए, DSP बन गए, चाहे कोई सा भी पोस्ट हो, छोटा हो बड़ा हो, क्या 9 जून के पहले जो थे वो आज हैं? कई सारों को देखा होगा, मैं नहीं, उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई सारों का ऐसा होता है कि जो पहले थे वो एस्पिरेंट और आज उनको पोस्ट मिल गया है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर उठ चुके हैं। तो इस पे आपका क्या मैसेज है? ऐसा हो जाता है, मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। कई सारे आज भी ऑफिसर्स हमारे देश में मौजूद हैं जो आज भी डाउन टू अर्थ हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज कई सारे ऑफिसर्स स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है, जो नए नए यूथ में बने होते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बट जिग ज़ैगलर एक बहुत बड़े ऑथर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि इट इज़ नॉट योर एप्टीट्यूड, इट इज़ नॉट योर एप्टीट्यूड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एल्टीट्यूड, बट इट इज़ योर एटीट्यूड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एल्टीट्यूड। मतलब कि आप में कितनी नॉलेज है वो आपको एल्टीट्यूड नहीं दिलाएगा, बट आपका एटीट्यूड लोगों के प्रति कैसा रहता है वो आपको एक हाइट पे ले जाएगा। तो मुझे लगता है चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे लोअर लेवल पे कोई वर्क कर रहा हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बॉस हो, सभी लोगों को मेरे कहने का मतलब है सभी लोगों को ग्राउंड लेवल पे रहते हुए, ज़मीन से जुड़े रहते हुए, लोगों
को समझना चाहिए, लोगों के लिए वर्क करना चाहिए बिना अपने एटीट्यूड को चेंज करे हुए। क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं कि इंसान आपके पद से दोस्ती करता है, ना कि आपसे। लेकिन मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, इंसान आपके पद से कब तक दोस्ती करेगा? वो तब तक दोस्ती करेगा जब तक आपका व्यक्तित्व अच्छा है। अगर आपका व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं है तो वो पद भी एक दिन आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर किसी का एटीट्यूड चेंज भी होता है या कुछ भी है, तो उन सभी को यही मैसेज है कि हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहें, लोगों से जुड़े रहें और अपना व्यवहार जो है सिर्फ एक पद मिलने के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं लेके आए। राइट मैम, जैसा कि आपने अच्छे से बता, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ तक आना, काफ़ी सारे अचीवमेंट है आपके, यहाँ तक पहुँचना एक खुद का तो रहता ही है, खुद को क्रेडिट तो जाता ही है, इसके साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का क्रेडिट अपनी लाइफ में होता ही है। तो आपकी लाइफ में किसको देना चाहेंगे क्रेडिट आप? मैं अपना क्रेडिट जो है वो देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मुझे ना सिर्फ इमोशनली, ना सिर्फ मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक मुझे सपोर्ट किया है। स्पेशली माय फादर। हम लोग 3 बहनें हैं, तीनों को आज तीनों ही बाहर रह रही हैं, तीनों बाहर पढ़ रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है तो सिलेक्ट होकर ही आएगी, बिकॉज सिलेक्ट होगी नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी किसी को नहीं पता। उसके बावजूद भी मैं कहूँगी मेरे फादर का बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने तीनों बेटियों को बाहर भेजा और तीनों ही आज बाहर पढ़ रही हैं और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हैं, जिसमें से मेरी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अपने पेरेंट्स को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगी। दूसरा क्रेडिट मैं यहाँ पे अपने फैमिली में अपने जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी देना चाहूँगी। तीसरा क्रेडिट मैं अपने मामा जी को देना चाहूँगी। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ वेरी फ्रेंडली। मतलब कि मैं अपने फादर को कॉल करने से पहले उनको कॉल करती हूँ, क्योंकि उनका जो नेचर है, उनका जो सपोर्ट उन्होंने जिस तरीके से मुझे दिया है, मामा में जो 2 माँ होते हैं उसको वो डिफ़ाइन करते हैं, तो उनको देना चाहूँगी। और साथ में मैं अपना क्रेडिट बच्चों के प्यार को भी देना चाहूँगी, जो बच्चे मेरे लिए प्रे करते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम जब आपके एग्ज़ाम होते थे तो हम भगवान से रोज़ प्रे करते थे। तो मेरे लिए वही एक अचीवमेंट है कि मेरे लिए कोई दूसरा पर्सन प्रे कर रहा है, क्योंकि कई सारे इंसानों को बड़े बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी लोगों का प्यार नहीं मिल पाता, जो मुझे अभी मिल रहा है, सिलेक्ट होने से पहले मिला। तो उन सबको भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट या आई थिंक पछतावा और सबसे बड़ा अच्छा पल कौन सा था? देखिए, मेरे साथ ना साइंस के पेपर में बहुत बड़ी हिट हो गई थी, वो मैं बता देती हूँ। वही मेरे लिए बहुत रिग्रेट वाला दिन था। साइंस के पेपर में क्वेश्चन पेपर पे मैंने अंडरलाइन कर दिया था, लिख दिया था हल्का सा। तो वो एग्जामिनर ने आके और आधे घंटे बाद मेरी कॉपी लेके चला गया, ले ली। अब मैंने उसको सॉरी बोला, आई एम सो सॉरी सर, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन, मेरी बात आप सुन लीजिए। बट वो एग्जामिनर कभी कभी होता है ना, इन्विजिलेटर बहुत खड़ूस मिल जाता है, वही सेम इंसिडेंट। तो वो उसने कॉपी ले ली। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम कॉपी आपको वापस नहीं मिलेगी। फिर 4-5 लोग ने आके मुझे घेरा, उन्होंने कहा ये फॉर्म फिल करिए। तो मैंने उनको बोला आई विल फिल दिस फॉर्म आफ्टर द एग्ज़ाम, आई एम नॉट गोना फिल दिस फॉर्म राइट नाउ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन उसके बाद इतने सारे लोग जो खड़े हुए थे, मैं घबराई तो नहीं। फिर मैंने बोला कि भाई आपको दूसरी कॉपी देनी है तो अब भी मुझे फटाफट ला के दो। आधा घंटा निकल गया था। आप सोच सकते हो कि मेंस लिखने वाले के लिए हर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है। आधा घंटा मैंने खुद की गलती की वजह से बर्बाद कर दिया। आप सोच सकते हो कि इससे बड़ा मतलब कि मोमेंट मेरे लिए कुछ ख़राब नहीं हो सकता। एनी हाउ आई कम्प्लीटेड माई पेपर इन 2.5 आवर, और 2.5 घंटे में मैंने अपना साइंस का पेपर कंप्लीट किया। वही मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी उस दिन। तो सेम डे एक खुशी भी हो गई थी और दुख भी हुआ खुद के किए के ऊपर कि भाई मैंने क्यों लिखा। और सभी स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज है कि आइंदा अपनी क्वेश्चन पेपर पर डॉट भी मत लगा के आना। मैम आई थिंक ऐसा नहीं लगता कि आपको अगर वो आधी घंटा अगर और अच्छा मिल जाता तो अब आज आप डीसी पे होते, मैं भी कुछ नंबरों से आप ऐसा कुछ बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो और इस बात को मैं भी मानती हूँ। क्योंकि जो पेपर मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट किया, वो जिस तरीके से मैं 3 घंटे में कर सकती थी, आप तो उसमें क्वालिटी इंप्रूव कर सकते थे अगर, बिल्कुल मैं क्वालिटी बिल्कुल इंप्रूव कर सकती थी और कहीं ना कहीं उसमें मुझे मार्क्स में एज भी मिल जाता। तो कहीं ना कहीं मेरी खुद की गलती की वजह से मैंने अपने कुछ मार्क्स को खो दिया था, आप कह सकते हो।
अब मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि उन पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो घर से कहीं शहर में उनको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं या फिर उनका 12th हो जाता, ग्रेजुएशन हो जाता और उनको मतलब पढ़ाना बंद कर देते, तो उनके लिए आपका स्पेशली मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ये ही रहेगा कि पेरेंट्स के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। मैं इसमें अपने फादर का एग्जांपल दूंगी। मेरे फादर की 3 बेटियां होने के बाद भी उन्होंने तीनों को बहुत पढ़ाया और किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी और ट्रस्ट रखा हमेशा, जिस पे हम तीनों हमेशा से खरे भी उतरे हैं, ऐसा नहीं है। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर। एस्पिरेंट से यही कहना है कि अपने पेरेंट्स जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर खरे उतरिए, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दीजिए। जिस पथ पे आप चल रहे हैं, जिस गोल को अचीव करने के लिए आप चल रहे हैं, उस पथ को छोड़िए मत इतनी सी बात पे कि प्रीलिम्स नहीं निकला है या आपका मेंस नहीं निकला है, क्योंकि आपने जब उस रास्ते को चुन ही लिया है तो अब उस रास्ते को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करिए, वीकनेसेस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, वीकनेसेस पे वर्क करिए, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द निकल जाए। एंड मेरी बहुत ज़्यादा मीन्स ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर एज वेल। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, और आपके चैनल के थ्रू अगर जो बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और देखने वाले कुछ पेरेंट्स अगर मेरे पेरेंट्स से कुछ सीख सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट या जो भी स्टूडेंट है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, उन्हें कहीं ना कहीं इस वीडियो से कहीं ना कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। अपनी लाइफ में उसको वो ज़रूर अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं चेंजेस होगा आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है इस वीडियो के माध्यम से, खास करके मैम के कहे गए जितने भी शब्द आपने अगर ऑब्जर्व किए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।